24 का समर और इंडिया का गदर। इससे पहले पटना बेंगलुरु में 2 बैठक हो चुकी है। 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होगी। कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, संयोजक कौन होगा? सवाल नंबर 2, अगर फ्लैग यानी झंडा रिलीज किया जाएगा, इस झंडे पर किस तरह का निशान होगा? सवाल नंबर 3, आपस का जो विरोधाभास है इसे किस तरीके से दूर किया जाएगा? कहीं पर आम आदमी पार्टी बिहार जाने की बात कर रही है, कहीं पर कांग्रेस दिल्ली में हर सीट पर लड़ने की बात कर रही है, कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है दिल्ली में तो कोई और चेहरा नहीं उतरेगा। केरल, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली में क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी बात ये, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा? 1:1 फॉर्मूले पर क्या फाइनल कोई बातचीत हो पाएगी या नहीं? नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि संयोजक मैं नहीं बनूंगा? लालू यादव ने क्यों कहा राज्यों के अलग संयोजक होंगे? लेकिन लालू यादव की बात को नीतीश ने कैसे काट दिया? बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं मैं शुरुआत। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि चेहरे को लेकर के फैसला किया जाएगा। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होनी है। इंडिया के संगठनात्मक एजेंडा पर रहेगा जोर। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। मुंबई में इंडिया की बैठक की जोरदार तैयारियां हैं। हम आपको मुंबई भी लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि इस बैठक से पहले क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली से लेकर के बिहार तक, मुंबई से लेकर के बेंगलुरु तक हलचल तेज है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार क्या कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जुबान पर क्या है और दिल में क्या है। अगली बड़ी ब्रेकिंग यही है। इंडिया की मीटिंग से पहले, इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2 बड़े बयान दिए। नीतीश बोले अभी और भी पार्टियां शामिल होने वाली हैं। संयोजक यानी कन्वीनर को लेकर के भी नीतीश ने बड़ा बयान दिया। संयोजक बनाए जाने की खबरों पर बोले नीतीश, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे संयोजक नहीं बनना है, पहले ही मैं काफी हद तक क्लियर कर चुका हूं, यह नीतीश कुमार ने कहा। हालांकि नीतीश कुमार का एक बयान मैं सुनाता हूं। हमारे यूपी और बिहार में एक बात कही जाती है ना कि मन मन भावे मुड़िया हिलावे, यानी मन ही मन तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, लेकिन अपना सर हिलाते हुए कहें कि नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मन में ये रहे कि नहीं मुझे तो फला पद चाहिए ही चाहिए। क्या संयोजक पद नीतीश को चाहिए और जबान से सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं मैं तो संयोजक नहीं बनूंगा, या माजरा कुछ और है? नीतीश के एक एक शब्द में बड़ी कहानी है, बड़ी खबर है। नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। नहीं, हम लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बहुत बड़ी खबर आ गई है संयोजक को लेकर के। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा, नीतीश कुमार ने एक तरीके से लालू यादव की बात काट दी है। लालू ने राज्यों के आधार पर संयोजक के संकेत दिए। लालू ने अलग अलग संयोजक अलग अलग राज्य के से बनाने के इंडिकेशन दिए थे, लेकिन कन्वीनर को लेकर के नीतीश और लालू प्रसाद यादव के सुर काफी हद तक अलग हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं, एक बार आप लाइव सुनिए कि मुंबई मीटिंग से पहले आखिरकार सबके दिल में क्या चल रहा है, सबकी जबान पर क्या क्या सोच चल रही है। एक एक नेता, चाहे वो नाना पटोले हो, कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र, मणिशंकर अय्यर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नेता कांग्रेस पीएल पुनिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी के मुखिया लालू यादव और अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी, इन सभी को एक साथ में आप सुने, खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। ये मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देने का एक संकल्प हम लोगों ने किया है। यहाँ पर इंडिया अलायंस का लोगो भी डिक्लेयर किया जाएगा 31 तारीख को। और महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि जहाँ से महात्मा गांधी जी ने भी एक तानाशाह अंग्रेज की सरकार को चले जाओ का संदेश दिया था। इंडिया की सरकार बने, इंडिया जो महागठबंधन है उसकी सरकार बने, और उसके लिए जितने भाजपा से के विचारधारा से अलग वाले विचारधारा के जो दल हैं उन सबको एक साथ लाने का प्रयास है उनका है। 24 में जो स्मृति ईरानी जी वहां से सांसद हैं उनको हराया जाएगा, और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से जो भी कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा उसकी जीत हासिल निश्चित है। और एमपी में आपने तो जाएंगे मुंबई में, जो भी बनेगी रणनीति आप लोगों को बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक
सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। सच्चाई ये है 26 पार्टियां हैं, उनके जितने एमएलएज हैं, जितने एमपीज हैं, जो वोट शेयर है, वो सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तय करेंगे कि अब आगे फाइनल किया जाए हम लोग को, सब लोग और सब लोग मिल करके, क्योंकि 24 में चुनाव इनका कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल ये व्याकुल हैं। जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत होगी। सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती है, इसमें कहाँ कोई बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान सुनाया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए, क्योंकि नीतीश ये कहते हैं कि संयोजक नहीं बनना। क्या नीतीश के जहन में ये चल रहा है, अगर संयोजक बन गया और अगर बाय डिफॉल्ट इंडिया गठबंधन जीत भी जाता है तो फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए और चेहरों के लिए सिर्फ फुटअव्वल होगी तो उनका नाम हाशिए पर डाल दिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश के जहन में ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का ये कहना है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि ये घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस के गठन से झंडे और पंजे तक हर हिस्ट्री में अगर आप देखें तो फिर ऐसे में कांग्रेस ने चोरी की है और यहाँ पर भी चोरी हो रही है और एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और एक साथ में मिल करके एक गठबंधन बनाने की फिराक में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए अलायंस, इन सभी में इंडिया गठबंधन का एक तरीके का डर है। क्या होने वाला है 2 दिन के बाद, आप 2 दिन पहले जान लें। मेरी डिबेट में ओपन कर देता हूं मैं। राम सागर जी, माननीय राम सागर जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ऑनरेबल उपेंद्र प्रसाद जी, नेता आरजेडी, सम्मानित विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर, और मेरे बहुत पुराने साथी, पत्रकारिता के साथी असित नाथ तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। ये वो 4 चेहरे हैं जो अगले 1 घंटे तक मेरे साथ में रहेंगे। ये वो 4 चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति ही नहीं, भारतीय नेता भी थोड़ी देर के बाद आने वाली हैं, प्रवक्ता जेडीयू। ये 4 चेहरे सबसे पहले तो आप देख लें, ये बिहार की राजनीति, दिल्ली की राजनीति, और उससे भी बड़ी बात यह है राजनीति को पहले के दौर से लेकर के अभी तक और आगे भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले ये चेहरे मेरे साथ में हैं। थैंक यू सो मच, मेरे साथ आप लोग हैं। सबसे पहले मैं असित नाथ तिवारी जी आपसे ही पूछ लेता हूं, क्यों ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर विरोधाभास है? अगर विरोधाभास है तो विश्वास कैसे आएगा? विरोधाभास है अरविंद केजरीवाल को लेकर, विरोधाभास है जेडीयू वर्सेस आरजेडी को लेकर, विरोधाभास है ममता बनर्जी वर्सेस लेफ्ट को लेकर, विरोधाभास है मायावती बनाम अखिलेश को लेकर। ये विरोधाभास क्या मुंबई में दूर होगा असित जी? राशिद भाई, सबसे पहले तो ENBA अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशवंत जी को भी बहुत बहुत बधाई टीम लीड करने के लिए, और आपके चैनल में काम करने वाले एक एक सदस्य को शुभकामनाएं ENBA अवार्ड के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और पुरस्कृत हुए हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी खुशी हुई है। अब बात राजनीतिक करते हैं। देखिए, अगर सहमति नहीं हो तो वो लोग गठबंधन में नहीं होंगे, चाहे कोई हो, हम हो, दूसरा हो, कोई तीसरा हो। हम अगर एक मंच पर नहीं हैं या अगर हम एक मंच पर ही आपस में लड़ रहे हैं तो वो मंच कभी तैयार नहीं होगा, वो मंच बिखर जाएगा। एक मंच तैयार हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम आपस में कई मुद्दों पर सहमत हैं, और अगर कुछ असहमति के बिंदु हैं तो मुझे लगता है कि मुंबई वाली बैठक में असहमति के उन बिंदुओं पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी और वो असहमतियां खत्म की जाएंगी। अगर असहमतियां खत्म नहीं होंगी, जो असहमत होंगे वो निश्चित तौर पर कह देंगे कि भैया हम इस गठबंधन में नहीं रह रहे हैं, हम अपना अलग लाइन लेंगे। तो मुंबई की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, जो सहमत होंगे वही साथ होंगे, इतना तय है। एक बात आपने अपने ओपनिंग एंकर में कही कि क्या कोई एक झंडा होगा गठबंधन का? नहीं होगा।
इसकी कोई सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया है। हर पार्टी का अपना झंडा होगा, जैसे बाकी गठबंधनों में भी आप एनडीए में देखिए उनके गठबंधन साथियों का अपना अपना झंडा है। तो हर पार्टी का अपना झंडा होगा, अपना चुनाव चिन्ह होगा, गठबंधन में बस लड़ेंगे। ये कोई विलय होके नया दल नहीं बन रहा है कि सबने विलय कर लिया, एक नया दल बनाया और नया झंडा जो जेपी ने प्रयोग किया था, ठीक है, वो नहीं होता जी। असित भाई, आपकी बात को मैं आगे बीजेपी के पास लेकर के चलूंगा। भारती मेहता जी भी प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ में जुड़ गई हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बिहार में देंगे इंडिया गठबंधन को झटका। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम बिहार में 2025 वाला इलेक्शन लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के बिहार चुनाव लड़ने पर आरजेडी ने भी बयान दिया है। आरजेडी के मनोज झा कहते हैं, मुझे लगता है सिद्धांतों का पालन करेंगे, आपकी आजादी है, आप कुछ भी बयान दे दें, ये आरजेडी का कहना है। एक बार मनोज झा को सुनाइए। पता नहीं किसने ये बयान दिया है आम आदमी पार्टी की ओर से। मेरा मानना है कि चलिए, आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी बयान दे दें, लेकिन इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ रही थी और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी और उन मर्यादाओं पर थोड़ा विशद विश्लेषण भी हुआ था, बातचीत हुई थी। मुझको लगता है कि बयानों के इतर वो उस मर्यादा का पालन करेंगे। अब मनोज झा जी को सुन रहे थे, आरजेडी के सांसद हैं, और मनोज झा का ये कहना था कि कई गठबंधन के सिद्धांत होते हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है। उपेंद्र प्रसाद जी, नेता आरजेडी, मेरे साथ में हैं। उपेंद्र जी, आरजेडी से मेरा सवाल यही होगा। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हम तो बिहार में भी इलेक्शन लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं संदीप पाठक, यानी अरविंद केजरीवाल की जो नजर है 2024 नहीं बल्कि 2025 पर है, और अगर बिहार पर नजर है तो फिर इंडिया गठबंधन में 2024 के लिए सहमति कैसे बनेगी सर? राशि साहब, पहले तो मैं आपको ENBA से जो अवार्ड मिला है उसके लिए मैं आपको मुबारक देता हूं। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के बिहार से चुनाव लड़ने की बात, तो भारतीय संविधान इजाजत देती है कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक होनी चाहिए, वो कहीं से भी बिहार के देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, उनका ये स्वतंत्र। लेकिन अभी 2025 आना देर है, अभी सामने 2024 है। 2024 में हम लोग जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी जो बैठक बॉम्बे में होने जा रही है, निश्चित रूप से कोई सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा और 2024 में ही देश का राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगा। 2025 क्या होगा ये अभी बात की बात है, अभी सामने 2024 है। 2024 में ही राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में बदल जाएगा। आप आरजेडी के नेता राम सागर सिंह जी कह रहे हैं कि 2024 में सारा परिदृश्य बदल जाएगा, लेकिन आप ये कहते हैं ये घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि लिख करके रख लीजिए, गारंटी है मेरी कि जिन जिन परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं उद्घाटन करने के लिए मैं ही आऊंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि नहीं, हम 1-on-1 फॉर्मूला लेकर के आएंगे और 2024 में किसी भी कीमत पर केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार हटाएंगे। अभी गठबंधन का जो पेड़ का जड़ अभी जमा ही नहीं है कि गठबंधन के नेता उसमें मट्ठा डालना शुरू कर दिए हैं। ये केजरीवाल केवल बिहार में ही लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो राजस्थान में भी लड़ने की बात कर रहे हैं, पंजाब और दिल्ली तो उनका है ही। इस तरह के आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि ममता बनर्जी हाल में ही एकमात्र कांग्रेस का कैंडिडेट MLA जीता हुआ था, उसको भी उड़ा करके ले गई कांग्रेस से छीन कर करके, और विधानसभा में कांग्रेस विहीन विधानसभा कर दी ममता बनर्जी। तो इनके आपस में ही जो ये झंडे की भी बात हो रही थी, तो हो सकता है कि झंडा एक आगे कर लें, लेकिन डंडा पीठ के पीछे ये लोग छिपा करके रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर डंडा चलाएंगे वक्त आने पर। और इनका जो लालू यादव है, लालू यादव तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट किलर ही के नाम से जाने जाते हैं। वो मुलायम सिंह के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को खा गए, मार दिए मुलायम सिंह यादव को। अब ये नीतीश कुमार को भी मार दिए हैं। जो उनका बयान आया है कि कोई संयोजक 3-4 स्टेट मिला कर करके होगा, तो उससे ये फूफाजी टीम पीसीआर ग्राफिक्स के साथ साथ वीडियोस भी चलाते रहें और दिखाते रहें और स्क्रीन चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है भारती मेहता जी, ठीक है राम सागर जी, ठीक है राम सागर जी, आपने अपनी बात कह दी है। भारती मेहता जी अभी अभी आई हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पैनल में अकेली महिला प्रवक्ता हैं भारती मेहता जी। मैं उनकी भी और अपने पूरे पैनल की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं। भारती मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बेशकीमती समय आपने दिया है। लेकिन संयोजक पद को लेकर के मेरे कुछ कर्कश सवाल हैं। सवाल पहला ये, नीतीश कुमार को क्या संयोजक पद चाहिए या फिर नहीं? संयोजक पद को लेकर के नीतीश कुमार के जहन में क्या चल रहा है? नीतीश बार बार क्यों ये कह रहे हैं कि संयोजक का पद मुझे नहीं चाहिए? लालू यादव ये कहते हैं कि संयोजक पद अलग अलग राज्यों में बांटा जाएगा। नीतीश कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुंबई की जो बैठक है इसमें संयोजक पद को लेकर के फैसला किया जाएगा। लालू अलग सुर अपना रहे हैं, नीतीश अलग बात अख्तियार कर रहे हैं। सब कुछ अंदर अंदर आरजेडी और जेडीयू के बीच ठीक है या नहीं? राशिद जी, सबसे पहले आपने जो कहा कि कुछ कटु सवाल, तो मुझे लगते हैं कि ये जो सवाल होते हैं यही लोकतंत्र की खूबसूरती। एकदम सही बात है। लोकतंत्र के चौथे कतार जिस पर प्रहार हो रहा है, तो अच्छा लगा कि आपने खुल के ये सवाल किया। जहां तक आपने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी के संयोजक पद को लेके क्या विचार है और ये तमाम चीजें, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं संयोजक बनूं न बनूं। जहां तक उनका तो कहना है कि मुझे सिर्फ तमाम लोग एक जगह आ गए, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है। अब जहां तक सवाल है कि संयोजक पद के पीछे की क्या गणित है और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के बीच की तमाम चीजें क्या है, तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया गठबंधन जो हुआ है हम लोगों का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है निश्चित तौर पर, जैसे कि अभी एक हमारे साथी कह रहे थे कि फलाने जगह लड़ने की अंदेशा है। और ये देखा जाए लोकतंत्र में जो भी एक आम व्यक्ति भी अगर अपने को मजबूत महसूस करता है कि मैं फलाने और फलाने विधानसभा या पार्लियामेंट्रियल जोन में मजबूत हूं, तो वो अनाउंस करता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और आम आदमी पार्टी तो निश्चित तौर पर सम्मानित तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये लोकतंत्र में ऐसी इच्छा होना कोई बेजा बात नहीं है। और मगर वो भारती जी, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कांग्रेस की लकीर छोटी कर रही है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की लकीर छोटी कर रही है। ये एक आप लोगों के लिए राशिद जी, लोकतंत्र में कोई किसी की लकीर छोटी नहीं करता। लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है और जनादेश जिसको मिलता है वो सत्ता के शीर्ष पर लेकिन असित भाई, ठीक है मैम, असित भाई ये बात बड़ी अच्छी बोली है भारती मेहता जी ने। विनीत जी, आपके पास भी आता हूं मैं। ये बड़ी अच्छी बात असित भाई बोली है भारती मेहता जी ने कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन लोकतंत्र में यही जनता ये भी तो पूछेगी ना कि भाई 70 के दशक के अंत से लेकर के अभी तक कभी तीसरा मोर्चा, कभी इंडिया गठबंधन, कभी थर्ड फ्रंट, इस तरह का कि जो काट की हांडी है बार बार चढ़ने की कोशिश होती है, लेकिन काट की हांडी में खिचड़ी पक नहीं पाती। असित भाई, इस बार कैसे पकेगी? बस एक मिनट भारती मैम बस एक मिनट। असित भाई एक बात बोलिए बहुत जल्दी। देखिए, ये कोई थर्ड फ्रंट नहीं है। वाजपेयी जी ने सफल प्रयोग किया गठबंधन की सरकार का, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सफल प्रयोग किया, हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी ने सफल प्रयोग किया है गठबंधन सरकारों का, और ये सरकारें 10-10 साल 5-5 साल चली है। अभी भी जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, ये एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं, एक बड़े गठबंधन की सरकार है जिसमें आज भी 38 दल शामिल हैं। तो गठबंधनों का प्रयोग बहुत ही सफल रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को लेकर इस तरह का कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश ना। दूसरी बात जो केजरीवाल जी के प्रवक्ता पाठक जी ने कही है, पूरा हक है, अपनी पार्टी को विस्तार देने का प्रयास उन्हें निश्चित तौर पर करना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन साहब, जब गठबंधन के तहत हम उन्हें बिहार में सीटें देंगे, तो उसी गठबंधन के तहत हम दिल्ली में उनसे सीटें लेंगे, राजद के लोग भी लेंगे, जदयू के लोग भी लेंगे। दिल्ली में उनको सीटें देनी पड़ेंगी ना अपने गठबंधन के सहयोगियों को, तब तो वो बिहार में गठबंधन के सहयोगियों से सीटें लेंगे। तो ये सब मिल बैठ के 25 में हम तय कर लेंगे। अभी लड़ाई 24 की है, मोदी जी विदा हो रहे हैं, उनको सवाल यहाँ पर तो यही है ना विनीत जी, जो असित भाई कह रहे हैं उसी बात को आगे ले जाते हुए सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि राशिद जी, पहले इंडिया गठबंधन है ही नहीं, ये इंडी अलायंस है। अच्छा, इंडिया अलायंस है, इंडिया कहाँ पूरा बन रहा है, ये इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन है डॉक्टर साहब, इंडिया गठबंधन है। क्या है ना राम सागर जी, अगर आप ये बताएंगे तो असित भाई
यहाँ आसिफ भाई, भारती जी, उपेंद्र जी आपसे फिर ये कहने लगेंगे कि भाई आप इंडिया नाम से डर गए, इसी वजह से आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। खैर, मैं विनीत जी के पास में चलूं उससे पहले बहुत बड़ी खबर। मुंबई बैठक में अध्यक्ष और संयोजक पर मंथन किया जाएगा। अध्यक्ष और संयोजक यानी इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का कौन होगा कन्वीनर, एक सीट, एक उम्मीदवार के लिए सीट का चयन किया जाना है। लोकसभा की 450 सीटों का चयन किया जाएगा। केरल, पंजाब, दिल्ली की कुछ सीटों को छोड़ा जाएगा। अंदर से ये खबर आ रही है राज्यों में संयुक्त रैली का भी प्लान बनाया जाएगा, यानी मुंबई की जो मीटिंग है बहुत ज्यादा क्रूशियल है। विनीत सिंह जी, इंडिया अलायंस की जो 26 पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि भाई हमने सभी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 26 पार्टियों को एक किया है। क्षेत्र में जितने भी जाति, पंथ, समुदाय और वर्ग हैं, इन सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसी भी तरह की अनारकी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने इसीलिए इन सभी को एक करने की कोशिश की है। तो फिर आपको क्यों लगता है कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा? राशिद भाई, पहले मेरी तरफ से भी आपको कांग्रेचुलेशंस, बधाई, शुभकामनाएं स्वीकार करें। अब जहां तक बात आती है नीतीश कुमार जी की, आई होप आई एम क्लियर, मेरी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज आ भी रही है, बुलंद आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आप सभी ऐसे प्रवक्ता हैं ना। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अपनी बात बहुत मुखर तरीके से कह रहे हैं और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप जितने भी 5 गेस्ट मेरे साथ में हैं, विनीत भाई अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। राशिद भाई शुक्रिया। देखिए, नीतीश कुमार जी और ये जो घमंडिया गठबंधन है, लाख कुछ कह लें और नीतीश कुमार जी का कितना भी प्रयत्न रहेगा, उनको रत्न नहीं मिलेगा। जो रत्न की बात कर रहा हूं मैं, कन्वीनर पोस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ना किसी के नूर हैं, आंखों के नूर हैं, ना किसी के दिल के करार हैं, और जो किसी के काम ना सके वही मुश्ते गुबार है। तो ये जो कहना है और बार बार आप जो कह रहे हैं कि आप कह रही है, आप एक चीज भूल गए हैं कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में 6 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, जो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना नहीं चलेगा। आपको ये बताना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे अगर आप लोकसभा में साथ खड़े हैं तो विधानसभा में अलग अलग क्यों खड़े हैं। एक बात जान लीजिए राशिद भाई कि यहाँ पे दल मिले हैं, दिल नहीं मिला है। नेता मिल सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। और ये बात सर्वविदित है कि भारत की जनता, जिसको ये लोग बिल्कुल गोल करके चलते हैं, बहुत प्रबुद्ध है। खास करके मैं बिहार से आता हूं और सारे लोग बिहार से आते हैं। बिहार की जनता तो बिल्कुल ही ज्यादा प्रबुद्ध है, इस बात का समझती है कि डर के मारे जो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है उनके भलाई के लिए, लेकिन डर के आगे जीत भी तो है। डर के आगे जीत तब है ना कि जब आपके पास एक विजन है, आपके पास आपके आइडियोलॉजीज हैं। 1970 में जेपी ने प्रयोग किया था, 1989 में वीपी सिंह ने किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं है राशिद भाई, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो है ना, आप देख लीजिए इनके पास में सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजीज है, समाजवाद की है आइडियोलॉजी, तो इनके पास बहुत है। किसानों को लेकर के एक अलग विजन है राशिद भाई। अगर यही होता तो आइडियोलॉजी है। नीतीश कुमार बिहार को लेकर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की आइडियोलॉजी भी है विनीत भाई। अरे सर, कहने के लिए आप कुछ भी कह ले, वो मोहब्बत नहीं है सर। मोहब्बत तो ऐसा है कि फ्लाइंग किस देते रहते हैं माननीय राहुल गांधी जी, और हम तो कहते हैं जल्दी उसका शादी कराइए। एक ही मतलब है राशिद भाई कि बस अपने आप को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, इसके और स्वार्थ हेतु और कोई ये बात भाई बहुत जल्दी से रिबट कर दें। आसिफ भाई बहुत जल्दी रिबट कर दें मुझे। 10 सेकंड में एक बात खत्म कर लूं राशिद भाई। अच्छा ठीक है, जी प्लीज। नीतीश कुमार जी को ये कहे कि मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूं, तो नीतीश कुमार जी का स्वार्थ के साथ बहुत बड़ा कोरिलेशन है। 2 बार पलटी मार चुके हैं बिहार में, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते हैं। जी ठीक है आसिफ भाई, एक बार रिबट कर लें। विनीत भाई उस पार्टी के नेता हैं जिनके संस्थापक अध्यक्ष रामविलास पासवान जी भारत की हर सरकार में मंत्री रहे। किसी गठबंधन की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, इससे कूद के उसमें उसके कूद के, मतलब सत्ता के अलावा जिसकी कोई विचारधारा नहीं रही, वो आदमी आइडियोलॉजी की चर्चा कर रहा। सत्ता, सिर्फ सत्ता, कभी दक्षिण पंथ के साथ, कभी वाम पंथ के साथ, कभी समाजवाद के साथ, सत्ता के बिना जो आदमी एक दिन नहीं जी पाया, उस पार्टी के नेता अब विचारधारा की बात करेंगे। आसिफ भाई, आप लोगों ने भी तो केंद्र में कभी लेफ्ट को साथ में लिया, कभी किसी क्षेत्रीय पार्टी को साथ में लिया। रामविलास पासवान जी भाजपा के साथ भी सरकार में रहे हैं, वामपंथ के साथ भी सरकार में रहे हैं। हमारे नेता इस देश में किसी ने किया हो तो बताइए। नेता चुनाव के पहले गठबंधन में जाते थे। इतना बड़ा यू टर्न लंबे समय तक नीतीश भी केंद्र में भी और राज्य में भी एनडीए के साथ रहे। एक बात सुनाया जाए, राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी, एक बात सुन लें, एक छोटा सेशन है राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी का, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा मैं। अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो
आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है। राम सागर जी, भारती मेहता जी, उपेंद्र प्रसाद जी, विनीत जी और असित नाथ तिवारी जी मेरे साथ में हैं और देश के सबसे बड़े और मुखर वक्ताओं में से आप हैं। ये 24 का समर है और इंडिया कितना गदर मचाएगा। इंडिया गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं, 26 दलों का विपक्षी गठबंधन कितना गदर मचाएगा। बड़ा सवाल यह है, इंडिया गठबंधन के कुनबे में और कितने जुड़ने वाले हैं? क्या मायावती भी जुड़ेंगी या फिर नहीं? अगर मायावती जुड़ेंगी तो फिर शर्तें क्या होंगी? मायावती की शर्तें अखिलेश को कबूल हैं या फिर नहीं? आगे इस पर भी बातचीत मैं करूंगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर, 26 विपक्षी दलों की मुंबई बैठक से पहले अंदर की बिग ब्रेकिंग। 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, सूत्रों से हमें यह जानकारी मिल रही है। इसे टीम 11 का नाम दिया जाएगा। टीम 11 इंडिया अलायंस की सर्वे सर्वा नीति नियंत्रक होगी। सीटों पर बंटवारे के फॉर्मूला पर भी गहरी चर्चा की जाएगी। मुंबई बैठक में कुछ और पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। ये पार्टियां कौन होंगी? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ना 3 में है और ना ही 13 में। अब AIMIM भी बीच में है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं ठेकेदारी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक धर्म, पंथ, संप्रदाय, जातियां, इन सभी में अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में ये पाए जरूर जाते हैं, लेकिन पूरा भारत एक सूत्र में पिरोया हुआ है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को ये लगता है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनकी वजह से मुसलमान खतरे में हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को न तो बीजेपी पसंद है और न ही इंडिया गठबंधन कबूल है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी किसे लगाएंगे चुनावी डेंट? सवाल बड़ा है। नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें एक एलीट किस्म के चौधरी बैठे हैं, तो हमारा उससे क्या ताल्लुक? वो तो हमको गाली देते हैं, वो तो हमको कुछ और समझते हैं। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। देखिए, उस अलायंस में बहन मायावती BSP की नहीं है, KCR चंद्रशेखर राव नहीं है, उसमें आसाम के कई बड़ी पार्टियां बोडो नहीं है, राजस्थान के कई पार्टीज नहीं है, बहुत से पार्टियां नहीं है। मैं एक बार उपेंद्र प्रसाद जी के पास में चलता हूं। उपेंद्र प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, यह भी आपके जरिए जानना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेकर के आप लोग आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आप लोग अब 2028 में दोबारा तैयारी करके आए। लेकिन आप कहते हैं कि 2024 की तैयारी है। 2024 की तैयारी में बिहार में आपको जनता क्यों कबूल करे, ये मेरा सवाल है। राशिद भाई, ये हमेशा तो 1960 से प्रयोग हो रहा है, डॉक्टर लोहिया जी के जमाने से। जो आज के भी डेट में वही है। जो डॉक्टर लोहिया को मानने वाले समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो अंबेडकर को, गांधी को मानने वाले लोग हैं देश में, जिनको लोकतंत्र में आस्था है, सेकुलरिज्म में जिसको विश्वास है, अलग अलग खेमों में लोग बटे हुए हैं। आज जब जब एक साथ ये लोग हुए हैं तो केंद्र की सत्ता हो चाहे राज्य की सत्ता हो, हमेशा बदली जाती रही है। और जिस तरह से हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब कई लोग एक साथ में सियासी मौका परस्ती के लिए उपेंद्र जी मिलते हैं, उपेंद्र जी आपसे ही सवाल है। उपेंद्र जी आपसे ही सवाल है। उपेंद्र जी, माननीय उपेंद्र जी, जब अपनी राजनीतिक मौका परस्ती के लिए अलग अलग वक्त पर मिले हैं, वो चाहे मोरारजी देसाई का वक्त हो, चाहे HD देवगौड़ा का वक्त हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल का वक्त हो, या फिर हमने यहाँ तक कि ठीक है UPA का शासनकाल 10 साल का चला, लेकिन उस बीच कभी लेफ्ट ने
आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की, और इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का बुरा होता है तो देश का होता है। ये भी तो एक बात है ना। निश्चित रूप से देश का बुरा होता है, आज भी वही हो रहा है, आज भी देश का बुरा हो रहा है। ठीक है, यदि देश की सत्ता पर गलत राम सागर जी, उपेंद्र प्रसाद जी राम मनोहर लोहिया को याद कर रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद जी राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की बात कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए शायद ये कहना चाहते हैं कि लोहिया के सत्य वचन है, जिंदा कौम कभी 5 साल इंतजार नहीं करती। इस जिंदा कौम को मणिपुर भी याद है, इस जिंदा कौम को बेरोजगारी भी याद है, इस जिंदा कौम को गरीबी भी याद है। अरे राम मनोहर लोहिया का बात वही जिंदा कौम को इकट्ठा हो रही है, तो भूल गए। राम मनोहर लोहिया राम सागर सिंह जी करके भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ने का काम किए थे। अम्बेडकर जी जनता के साथ मिलकर करके चुनाव लड़ करके सदन में गए थे। तो ये क्या बात करेंगे अम्बेडकर जी का, लोहिया जी का? ये तो उनका काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये बैठ करके और लोहिया की बात करेंगे। और जहाँ तक बात है जो लालू जी ने यहाँ जो मटन राहुल लालू जी ने मटन बनाया, वो तो नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री हमला आजकल हो रहा है, भाई भाई के पीछे जो बांटने का प्रयास। अब मेरा एक और सवाल है, असित नाथ तिवारी जी को लेकर के आए। असित भाई देश एक सवाल आपसे पूछना चाहता है। ओके राम सागर जी, ठीक है राम सागर जी 1 मिनट। असित भाई अब देश आपसे एक सवाल करना चाहता है। चलिए ठीक है, इंडिया तो अपने इंडिया गठबंधन की लॉन्चिंग तो हो गई, लॉन्च पैड उसे मिला भी है 2024 का, लेकिन आप लोगों का रिवाइवल कहां से होगा, कैसे होगा? 1 मिनट उपेंद्र जी 1 मिनट, अरे रुक जाइए महाराज, 1 मिनट रुक जाइए। असित नाथ तिवारी जी, कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा? तमिलनाडु में कांग्रेस आखिरी बार 1962 में जीती, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आखिरी बार 1972 में जीती, यूपी गुजरात बिहार में 1985 के बाद आप लोग आए नहीं, त्रिपुरा में 1988 के बाद आप आए नहीं, उड़ीसा में 1995 के बाद आप कभी जीते नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा असित नाथ तिवारी जी? निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल हम लोगों के सामने भी है, और एक चीज मैं जोड़ूंगा, ये बीच में कौन बोल रहे हैं उनको मना कीजिए। अरे राम सागर जी असित जी को बोलने दीजिए ना। अरे उपेंद्र जी रुक जाएं, उपेंद्र जी रुक जाएं। अच्छा, दोनों को रोकने के लिए काम करते हैं। हाँ हो गया, अब आपकी आवाज नहीं जा रही, हो गया। हाँ असित जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ राशिद भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले ओवैसी जी की चर्चा की, तो मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि भाई मोदी ओवैसी भाई भाई देश में सांप्रदायिकता की आग लगाई, दोनों मिलकर इस देश को फूंक रहे हैं। और इनके लिए मैं बस ये कहता हूं कि राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। तो ये ना राम वाले हैं ना करबला वाले हैं, ये सिर्फ देश में आग लगाते हैं सत्ता के। अब कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा? देखिए कांग्रेस की मुश्किल क्या हुई कि जब देश सांप्रदायिक और जातीय राजनीति की चंगुल में फंसा, तो कांग्रेस ने ना सांप्रदायिकता की राह चुनी, ना जातीय राजनीति की राह चुनी, कांग्रेस ने देश की राह चुनी। जिन्होंने सांप्रदायिकता की राह चुनी, जैसे ओवैसी या मोदी जी की टीम, आज देखिए वो सत्ता में है, देश को लड़ा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। शाहबानो केस में राजनीति किसने की? अयोध्या में ताला किसने खुलवाया? रामायण किसने शुरू कराई? आप सोच करके देखें, आप सोच करके, मुस्लिम आरक्षण की बात सलमान खुर्शीद ने किस वक्त में की थी? यूपी इलेक्शंस के वक्त में। आप तो पहले पत्रकार हैं और उसके बाद फिर पॉलिटिशियंस हैं, और सबसे बड़ी बात यह, आपका तो पूरा करियर मैं जानता हूं, बड़े सुधी पत्रकार रहे हैं असित भाई। मैं एक बात का जवाब दूंगा। तो और जिन्होंने फिर जातिवाद, उसके बाद जातिवाद की राजनीति तब चरम पर आया, तब आप देखिएगा कि उसके बाद कांग्रेस का डिक्लाइनेशन बहुत तेजी से हुआ। सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती थी, उसने नुकसान किया। और जातिवाद की राजनीति 90 के बाद आप देखिए कांग्रेस कई राज्यों से गायब हो गई, क्योंकि कांग्रेस किसी जातीय राजनीति के साथ खड़ी नहीं हो पाई। तो कांग्रेस की ये 2 मुश्किलें हैं। अब कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा? कांग्रेस का रिवाइवल तभी संभव है जब कांग्रेस बहुत पाक साफ तरीके से जनता के बीच ये साबित कर पाए कि हाँ वो सांप्रदायिकता की राजनीति को खारिज करती है, देश एकजुट रहे, एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़े, तभी ताकतवर होगा भाई कांग्रेस। ये हाँ असित जी जो बात कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पाक साफ तरीके से अपने आप को साबित करे, जब पाक साफ तरीके से साबित करने वाली बात होती है ना, तो फिर सामने आ जाता है 2G स्कैम, सामने आ जाता है CWG स्कैम, सामने आ जाते हैं न जाने कितने घोटाले। और एक और बात भी बोली असित भाई ने,
असद भाई ने एक और बात भी बोली। कोयला घोटाले मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से भाग गई। ठीक है, अब असद भाई एक बार विनीत जी को ले लेता हूं, उसके बाद भारती जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। नहीं, सभी का रिप्रेजेंटेशन, मेरी डिबेट में रिप्रेजेंट हर कोई होगा। विनीत भाई, अब यहाँ पर असद जी का ये कहना है कि भाई जो राम वाले हैं वो वनवास को याद रखें, आप भी राम वाले हैं। आपके नेता कहते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन जो राम वाले हैं अब कह ये रहे हैं असद भाई कि वो अब 14 साल के वनवास पर जाने वाले हैं। राशिद भाई, पहले मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा राम वाले जो है वो वनवास नजर में रखो और जो करबला वाले हैं वो प्यास नजर में रखो, लड़ो मत। ठीक है, दोनों सही बात है राशिद भाई, त्याग की बात सोचो, लेकिन जो आपस में लड़ाता है वो राम वाला नहीं है, वो राम का गद्दार है। जो आपस में कल्याण करता है वो करबला वाला नहीं है, वो करबला का सरकार है। असित नाथ तिवारी वर्सेस विनीत सिंह। जी विनीत जी। भाई राशिद भाई, मैं दो चीजों का पहले जवाब दूंगा, फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा। असित भाई ने कहा कि हमारे दिवंगत नेता थे जो कि हर बार पार्टी बदल लेते थे। भाई, अगर चुनाव से पहले कोई गठबंधन कर ले उसको पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं, जो कि आपके नेता राहुल गांधी में नहीं है। आपने विचारधारा की बात कही थी, तब हमने कहा था क्या एक वामपंथी दक्षिणपंथी हो सकता है? ठीक 3 साल बाद एक दक्षिणपंथी वामपंथी हो सकता है। किस विचारधारा की आप बात? अपनी जुबान पे आप लोग विचारधारा अपनी जुबान पे विचारधारा लोजपा के लोग आप सिर्फ सत्ता की राजनीति जानते हैं, आप लोगों ने विचारधारा का वो नहीं मालूम आप लोगों को। और दूसरी मतलब एक लेफ्टिस्ट सुना जाए, रात में अचानक दक्षिणपंथी हो जाता है, सवेरे वामपंथी हो जाता है, अगले दिन वो सोशलिस्ट हो जाता है। तो विचारधारा नहीं थी, सिर्फ सत्ता की भूख, सिर्फ सत्ता की हवस, सिर्फ सत्ता की। और आप राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं सर? रामविलास जी सत्ता के भूखे थे और आप उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए विचारधारा मत बोलिए साहब। विचारधारा शब्द को अपमानित कर रहे हैं आप, विचारधारा शब्द को अपमानित कर रहे हैं। बोलने दीजिए, 30 सेकंड हमको बोलने दीजिए राशिद भाई। बोले विनीत जी बोले। अब मैं आता हूं कि राजद के प्रतिनिधि पे ये कौन सा समाजवाद है कि आप अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं। लोहिया की बात करते हैं, लोहिया ने कहा था कि आप फाइनेंशियल रामविलास जी के 5 टिकट में 5 अपने परिवार के सदस्यों को, वो कौन सा समाजवाद था बता दीजिए। और आपकी पार्टी पहला टिकट रामविलास जी, दूसरा टिकट रामचंद्र पासवान जी, तीसरा टिकट चिराग पासवान जी, चौथा टिकट चिराग पासवान जी, 5वां टिकट प्रिंस पासवान जी। ये समाजवाद था। बात करते हैं 5 टिकट 5 अपने परिवार में, ये समाजवाद था। राशिद भाई ऐसे कैसे होगा भाई? इतने सीनियर लोग ऐसी बात करते हैं तो वही सच बता दे रहा हूं। तो आप असित भाई एक बार बोलने दें, असित भाई एक बार बोलने दें। भारती जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। विनीत जी बोले, एक बार अपनी बात पूरी। रामविलास जी 5 टिकट देते ही थे लोकसभा। असित भाई अपने भाई भतीजों को जीते खुद को। विनीत जी बोले, विनीत जी अपनी बात पूरी। जीजा जी होंगे आप। अरे असित भाई, विनीत जी को अपनी बात पूरी करने देना। आजकल बहुत हो गए हैं। विनीत जी को अपनी बात पूरी करने दें प्लीज। यहाँ पर मैं हूँ, जो अचानक से अरबपति बन जाते हैं, फूफा का ध्यान दीदी जो रखिए। है बस केवल बाल और नाक कटवा के चली जाती हैं। आप ऐसे बहुत बढ़िया, आपने उनको अपना जीजा तो माना, धन्यवाद। राशिद भाई, हमको बोलने दिया जाए कि नहीं दिया जाएगा? बोले बात करते हैं, विनीत जी कंटिन्यू करें। हाँ, अब बात करते हैं लोहिया का। लोहिया जी ने कहा था कि आप फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट में आप सजा याफ्ता बन जाए, जो आपके युवराज है वो भी बेल पे बाहर हो। तो ये सब अनर्गल बात कर रहे हैं। अब बात आते हैं, आपने जो सवाल पूछा है, असित भाई लाख कुछ कह लें, क्या हम ये नहीं जानते हैं कि 48 साल 49 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? सांप्रदायिकता की बात करते हैं, शाहबानो केस भूल गए। 1947 में पाकिस्तान को पीओके दे दिया, वो भूल गए हैं। बांग्लादेश को अलग करके 90,000 सैनिकों को अलग कर दिया, वो हम भूल गए हैं। तो ये सब बात ना करें। और जो आप बात कर रहे हैं हमारे नेता का, ना सर, थोड़ा सा पहले पढ़िए, आप पढ़ के आइए कि क्या चुनाव होता है और क्या राजनीति होता है। जो 6 सीट मान लीजिए कि परिवार को दिया भी गया, इस बात को मानते हैं, तो 6 सीट पे जीत क्या है? आपकी तरफ भगोड़ा नहीं है कि अमेठी छोड़ के वायनाड भाग के चले गए हैं। और जो जीजाजी की बात कर रहे हैं, जिसको आप बना रहे हैं, पूरे देश के जीजाजी हैं। और कारण किसका है? आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिसका बस एक ही सिमिलरिटी इंदिरा गांधी के साथ, बस केवल नाक। अरे नहीं विनीत भाई, देश का जीजा किसी को तमगा ना देना। देश का जीजा कोई कैसे हो सकता है? यही बोलते राशिद भाई। नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब एक बार भारती जी को लेकर के आते हैं। भारती जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। भारती जी इंतजार करें। भारती जी, नीतीश कुमार को लेकर के अब एक बात ये कही जा रही है कि नीतीश अपने आप में पिछले 3 साल में बहुत कंफ्यूजन की स्टेट में है। कभी नीतीश जी को ये लगता है, विनीत भाई एक मिनट,
अरे राम सागर जी, मेरा सवाल तो सुन लें। राम सागर जी, एक मिनट। नीतीश कुमार जी एक कंफ्यूजन की स्टेट में हैं। नीतीश जी को कभी ये लगता है कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, यानी प्रेसिडेंट बन जाएंगे। नीतीश को कभी लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बन जाएंगे। नीतीश कभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश कभी बिहार में सीएम बन करके ही सीएम फेस के तौर पर जेडीयू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश की शख्सियत में इतना कंफ्यूजन क्यों है? भारती मेहता जी, भारती जी बोलेंगी, एकमात्र महिला है डिबेट में, एकमात्र महिला है। भारती जी बोलेंगी, हर कोई सुनेगा। अधिकार छीन लिया। उपेंद्र जी, अगर भारती जी बोलेंगी ना, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं और आप सभी करें प्लीज। अगर कोई एक महिला बोल रही है ना, उन्हें काटे नहीं। उपेंद्र जी, उन्हें काटे नहीं। भारती जी प्लीज। राशिद जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने जो कहा कि कंफ्यूजन, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता तो वो लगातार 18 सालों से बिहार की जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त नहीं होता और वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ की जनता की सेवा नहीं कर रहे होते। हाँ, राजनीति में अपार संभावनाएं दिखती हैं और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संभावना विहीन हो गई है राजनीति, मगर निश्चित तौर पर बिहार का जनादेश जिस कार्य के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को मिला है, मजबूती से वो लगातार काम कर रहे हैं और नित नए आयाम कर रहे हैं, जो कि न केवल स्टेटों, इवन की जो उनका किया गया कार्य है, कल वो केंद्रीय स्तर पर भी उसको एक्सेप्टेंस मिलता है। तो मुझे लगता है कि जिस कार्य के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद उनको दिया है, वो निरंतर उसको अपने दायित्व का निर्वहन। मैं भारती जी चूंकि प्रवक्ता हैं जेडीयू की, भारती जी क्या नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर देखना चाहती हैं? देखा जाए, अगर निजी राय आप मांगेंगे कि एक बिहारी युवा के नाते, तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगी कि माननीय नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बने, मगर दलीय स्तर पर हम लोगों को इस तरह का कोई भी मंतव्य के लिए निजी तौर पे ये निर्देश प्राप्त है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि मेरे मन में ऐसी कोई मंशा नहीं है। और आप लोग भी, हाँ, मगर आपने जो पूछा तो ईमानदारी से एक युवा के नाते मैं भी चाहूंगी कि बिहार का कोई बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने, तो ये गौरव की बात होगी। लेकिन बिहार वालों के लिए आपसे राम सागर जी ये कहना चाहते हैं, आपसे राम सागर जी ये कहना चाहते हैं, आप लोगों के पास नीतीश हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, और राम सागर जी के पास में पीएम मोदी हैं। क्यों राम सागर जी? एक फिल्मी डायलॉग है ना कि तुम्हारे पास क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पॉपुलर आदमी है मोदी जी। राम सागर जी वर्सेस भारती जी, राम सागर सिंह जी वर्सेस भारती मेहता। बीजेपी बनाम जेडीयू का एक सेशन होना चाहिए। कोई नेता नहीं है पाल रखे थे, इतने के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। अब लालू जी अरे भारती जी को एक बात सुन तो लें। राम सागर जी, भारती जी को एक बात सुन लीजिए। भारती जी ये कहना चाहती हैं कि स्मृति ईरानी भी बड़ी आक्रामक हैं। भारती जी आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। आपकी आवाज आ रही, भारती जी बोले आप। राशि जी, मुझे लगता है कि आदरणीय मोहन भागवत जी निश्चित तौर पर राम सागर जी से बड़े नेता हैं। कर्नाटक चुनाव के हार के बाद बाकायदा वहां बैठक जो हुई आरएसएस की, उसमें मोहन भागवत जी ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक चेहरा नहीं रहा, ये कर्नाटक चुनाव के बाद। और ये मैं नहीं बोल रही, ये पांचजन्य के मुखपत्र में प्रकाशित हुआ है। एक मिनट आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। बोलते हैं तो सुनने की आदत डालिए राम सागर जी। राम सागर जी बोलना जानते हैं तो सुनने की आदत डालिए। अरे आप बोलना जानते हैं तो सुनने की आदत डालिए। आप जब बोल रहे थे मैं आपको नहीं बोल रही, आपको मैं नहीं बोल रही थी। आपकी जब बारी आएगी आप मेरी बातों को काट दीजिएगा। मोहन भागवत जी ने ऐसा नहीं कहा। अरे आप बड़े नेता नीतीश आप बड़े नेता की नेता, ये तो पहले आप पब्लिक का तो समर्थन हो गया। अब प्रोपेगेंडा होता है कि अब क्षेत्रीय स्तर पर हमें नए नेताओं की तलाश करनी होगी। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो चमत्कारिक प्रभाव नहीं रहा। अब आरएसएस की बैठक में महोदय हम थोड़े बैठे, अब आप रुक जाएं।
और मुखपत्र थोड़े जदयू के एक और बात भी है, कार्यालय में हाँ छपता ठीक है, देने का। वो तो एक सब मिनट आप ही रुकिए। के अब प्रेस से उपेंद्र जी, छपा होगा। अब उपेंद्र जी आपसे एक सवाल है भाई। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री केंद्र में रह चुके हैं, यूपी के साथ बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने केंद्र में शासन किया है बतौर यूनियन मिनिस्टर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात ये कही कि अच्छा नाम तो था, यूपीए नाम आखिरकार बदल क्यों दिया? यूपीए नाम में भी तो प्रोग्रेसिव अलायंस जैसे शब्द थे। और गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है जो कंपनी दिवालिया हो जाती है वो अपना नाम बदल देती है। क्या यूपीए दिवालिया हो गया? नहीं, चूंकि यूपीए में और विस्तार रूप दिया गया इसलिए इंडिया का नाम रखा गया। चूंकि यूपीए में कम पार्टियां थी, अब ज्यादा और विस्तारित हुआ इसलिए इंडिया नाम दिया गया। उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। और जहां तक रही लालू प्रसाद जी का, तो लालू प्रसाद जी के जो कार्य क्षमता रही है, आपने खुद कहा कि उन्होंने केंद्र में रेल मंत्री रहा। आज जो रेल ये लोग का घाटा में चल रहा है, उस समय लालू यादव जी की कार्य क्षमता रही है। विनीत अभी बीच में आकर के कहेंगे, विनीत जी लालू यादव जी की कार्य क्षमता पर आईना दिखाया जाए। विनीत जी वर्सेस उपेंद्र जी। में घोटाला करके जेल भी गए लालू यादव से तो वो कह रहे हैं कि लालू यादव की कार्य क्षमता में चारा घोटाला याद आ रहा है, लालू यादव की कार्य क्षमता में अलग अलग स्कैम याद आ रहे हैं। और श्रेय है लालू प्रसाद यादव। ये तो नौकरी देते हैं तो जमीन ले लेते हैं। जमीन दो, नौकरी लो। अरे चूंकि गरीबों की आवाज दिया, पहला 900 करोड़ का घोटाला लालू प्रसाद यादव के नाम पे ही है। 4 जगह से ठीक है, आप सभी रुके। आसिफ जी की तरह देखें, आप देखें आसिफ जी अपनी बारी आने पर ही बोलते हैं। एक डिबेट का डेकोरम होता है। आसिफ जी, अगर नीतीश को पीएम पद का दावेदार बनाया जाता है, या फिर शरद पवार को बनाया जाता है, या ममता बनर्जी को बनाया जाता है, या फर्ज कीजिए मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को बनाया जाता है, तो क्या कांग्रेस को मंजूर होगा? क्योंकि कहते हैं कि कांग्रेस को चलाने वाली गांधी फैमिली, और कांग्रेस में गांधी फैमिली वाले लोग अगर आते हैं तो पीएम बनने के लिए आते हैं। देखिए, एक बात तय जानिए, एक गठबंधन तभी सफल होगा जब गठबंधन जिसको नेता चुन ले उसके साथ सारे लोग खड़े हो जाए। अगर गठबंधन की बैठक में आपने जितने नाम गिना, इनमें से किसी एक को नेता चुन लिया जाता है, तो कांग्रेस का भी दायित्व बनता है कि वो उसके साथ, उस नेता के साथ खड़ी हो, तभी यह गठबंधन सफल होगा। और कांग्रेस एक गंभीर पार्टी है। इस बैठक में जिसे भी नेता चुन लिया जाएगा, नेता इस बैठक में चुना जाए, चुनाव के बाद चुना जाए, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, चुना जाए, लेकिन गठबंधन की गरिमा तभी है जब आप उस नेता के पीछे खड़े होंगे। इसलिए कांग्रेस स्पष्ट ये कह रही है कि जिसको भी चुना जाएगा कांग्रेस उसका साथ देगी, चाहे वो किसी पार्टी का। ठीक है, ठीक है। अंत में राम सागर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी की भी बात की है, फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म की भी बात की है प्रधानमंत्री ने। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मनसा रूपी मटन को ही भून करके दोनों मिल करके खाए हैं। इनका तो अब कांड ही खत्म है बेचारे का, नीतीश जी का। अब ये कहा भारतीय जनता पार्टी का बखलाहट देखिए, जो माननीय नीतीश कुमार जी बार-बार कह रहे हैं कि राम सागर जी, भारती मेहता जी, उपेंद्र प्रसाद जी, विनीत सिंह जी, असितनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया, मेरे चैनल को दिया, थैंक यू सो मच। और बहुत ही आक्रामक तरीके से, मुखर तरीके से, तथ्यों के साथ आप सभी ने बात रखी है। आप सभी का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बड़ा है, इंडिया गठबंधन के अंदर कलह है, क्या मुंबई में सुलह होगी? सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? नीतीश कुमार कहते हैं संयोजक मैं नहीं बनूंगा, तो फिर संयोजक कौन बनेगा? नीतीश और लालू के बीच में क्या किसी भी तरह का कोई स्प्लिट एक बार फिर से आने लगा है? अगर उत्तर प्रदेश में मायावती को साथ में लेकर के आया जाता है तो अखिलेश इस पर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? मुंबई में क्या होने वाला है? इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक है। हर अंदर की खबर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक।